हाय एवरीवन, माई सेल्फ हरीश यादव। आज मैं आपके लाया हूँ द इंटरव्यू की कंप्लीट समरी। द इंटरव्यू चैप्टर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक में तो हमको बताएंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, किन लोगों को पसंद है, किन लोगों को पसंद नहीं है। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है और क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और इनके जो ऑथर है उसका नाम क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। और इंटरव्यू की दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जो इंटरव्यू लेता है वो उसको इंटरव्यूअर कहते हैं, और जो इंटरव्यू देता है उसको इंटरव्यूवी कहते हैं। अब आगे चैप्टर देखते हैं। इन दिस चैप्टर स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म सिंस इट्स इन्वेंशन विच वाज ए लिटिल ओवर 130 ईयर अगो। अब इसमें बता रहा है कि हम इस चैप्टर में इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरव्यू आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन हो गया है सब लोगों के लिए। और 130 साल पहले इंटरव्यू होना स्टार्ट हुआ था, इन्वेंशन हुआ था 130 साल पहले इंटरव्यू का। It is not very surprising that people have very distinct opinion about the uses of interview. Some people cannot stand being interviewed, or some people like interview because they think we are getting famous. अब ये ऐसे कह रहा है कि जब इंटरव्यू कोई लेता है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अब कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद होते हैं और कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं होते हैं। अब इंटरव्यू जिनको पसंद होता है वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम फेमस हो रहे हैं, और जिनको इंटरव्यू पसंद नहीं है उनको ऐसा लगता है कि भाई इंटरव्यू में हमारी पर्सनल चीज़ें जो इसको हम अपनी प्राइवेसी में रखना चाहते हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। इस वजह से वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते हैं। And old people saying, someone click your photo, that means they are stolen your soul because they captured your original identity. अब ये कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में जब लोग एक दूसरे की फ़ोटो खींचते थे तो लोग ऐसे मानते थे कि उसने आपकी आत्मा चुरा ली है, क्योंकि जो फ़ोटो में जैसे आप दिख रहे हो उसके आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी चुरा ली है। जैसे कि आप हो उसको इसने चुरा लिया है, कैप्चर कर लिया है अपनी इस फ़ोटो में। इस वजह से ऐसे माना जाता था कि अगर कोई आपकी फ़ोटो खींचता है तो इसका मतलब वो है कि उसने आपकी आत्मा चुरा ली है। इस वजह से कहा गया है ये। एंड फेमस सेलिब्रिटी राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैव बीन हियर्ड क्रिटिसिज्म इंटरव्यू। अब ये ऐसे कह रहा है कि जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनल बातें इस इंटरव्यू में बाहर आ सकती हैं। इस वजह से वो इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं। रुडयार्ड किपलिंग वाइफ रोट इन हर डायरी हाउ देयर डे इन बोस्टन वाज रूइंड बाय टू रिपोर्टर्स। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े राइटर थे, और उनकी वाइफ लिखती है, बताती है अपनी डायरी में लिख के कि हम एक बार बोस्टन में घूम रहे थे, तब उनका सारा दिन दो रिपोर्टर ने कैसे खराब कर दिया। रूइंड मतलब खराब करना। कि वो बताती है कि हम बोस्टन में घूम रहे थे, तब वहाँ पे दो इंटरव्यू वाले आ गए और उसने हमारे सारा दिन खराब कर दिया। किपलिंग कंसिडर इंटरव्यू एज असॉल्ट ए क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट। अब किपलिंग कहता है कि जैसे हम कोई क्राइम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, उसी प्रकार अगर कोई इंटरव्यू लेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू उनकी नज़रों में किसी क्राइम से कम नहीं है। इस वजह से उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। He believes that a respectable man would not never ask or give an interview. अब रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि कोई भी इज्जतदार व्यक्ति है वो ही ना ही इंटरव्यू के लिए पूछता है और ना ही इंटरव्यू देना चाहता है। अगर कोई इज्जतदार आदमी है तो वो ना इंटरव्यू देगा और ना इंटरव्यू के लिए पूछेगा। और अदर पीपल आर नॉट लाइक इंटरव्यू जस्ट लाइक सॉल बेलो, लुइस कैरल। अब इसमें कह रहे हैं कि और भी काफ़ी लोग हैं जो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि सोल बेलो एक ऐसे आदमी थे जो जिनको ऐसा लगता था कि अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा कोई गला दबा रहा है और ज़बरदस्ती मुझसे अपनी पर्सनल बातें बाहर निकलवा रहा है गला दबा के। और दूसरा है लिविस कैरल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ऐसा लगता था कि अगर कोई इंटरव्यू लेता है तो मेरी कोई पर्सनल चीज़ें चुरा रहा है, मेरी प्राइवेसी की बातें कोई मुझसे छीन रहा है, चुरा रहा है। और यह चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड था। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं इंटरव्यू कैसे होता है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने देखा कि किन लोगों को इंटरव्यू पसंद है और किन लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि इंटरव्यू होता कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। देयर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्म भान फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अम्बर्टो इको, ए प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। अब ये जो इंटरव्यू हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, वो हो रहा है मुकुंद पद्म भान जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में काम करते थे, और दूसरे हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है उनका नाम है अम्बर्टो इको, जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी थी जिसमें जो इटली में है, उसके प्रोफेसर थे। उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है मुकुंद पद्म भान के द्वारा, who had already acquired reputation as a scholar for his idea on the study of sign literacy interpretation and medieval aesthetic before the turn in writing fiction। अब ये बताते हैं कि जब मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले मेरी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन भी थी, और अब भी है। नॉवल लिखने के पहले मेरी रेपुटेशन थी, नॉवल लिखने के बाद भी मेरी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है।
नॉवल लिखने के पहले भी थी और अब भी है। नॉवल लिखने के पहले मुझे सब ऐसे मानते थे कि मैं साइंस के बारे में बता सकता हूँ, लिटरेसी के बारे में बता सकता हूँ, मिडाइवल एस्थेटिक बता सकता हूँ। इन सब की वजह से मेरी पहले भी इज्जत थी और अब भी इज्जत है। और जब इन्होंने अपनी नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया, जब इनकी एक बुक थी द नेम ऑफ रोज, वहाँ पे उसके बारे में लिख रखा है, हर बुक द नेम ऑफ रोज हु हैड सोल्ड 10 to 15 मिलियन इन मार्केट। अब ये बता रहे हैं कि इनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज, उसकी 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी थी मार्केट के अंदर। अब मुकुंद पहला अपना क्वेश्चन पूछता है, हाउ एम टू इको मैनेज सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। अब उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक समय पे मैनेज कैसे कर लेते हो। उसका आंसर देते हैं, ही रिप्लाइज आई एम डूइंग सेम थिंग, मैं एक जैसा ही काम करता हूँ। आई एम डूइंग ओनली वन थिंग एट द वन टाइम। अब ये बता रहे हैं कि मैं एक जैसी चीज़ करता हूँ, एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ, एक टाइम पे 3-4 काम नहीं करता हूँ, एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ। आई एम डू ओनली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। अब ये बता रहा है और मैं वो ही काम करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, मैं वो काम नहीं करता जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है। And he further justify and mention that his book talk about peace and non-violence, which in the end reflect his interest and philosophy। अब ये बता रहे हैं कि इनकी जो बुक्स हैं उसमें पीस, शांति के बारे में और अहिंसा के बारे में लिखा हुआ है, जो उनके बारे में बताती है कि वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, उनका विचार कैसा है और उनका मन कैसा है। ये सारी चीज़ें के बारे में उनकी किताबों से उनको पता लग जाएगा कि वो कैसे हैं। और ये सारी चीज़ें अपने बारे में उन्होंने अपनी किताब के बारे में लिख रखा है कि मैं कैसा बंदा हूँ। अब मुकुंद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु डू यू कंसिडर योर सेल्फ ए स्कॉलर एंड ए गुड नॉवलिस्ट। अब ये पूछते हैं कि आप अपने आप को क्या मानते हो, एक प्रोफेसर मानते हो या फिर एक नॉवलिस्ट मानते हो। क्योंकि लोग आपको तो नॉवलिस्ट मानते हैं, क्योंकि आपकी जो द नेम ऑफ रोज फेमस हुई थी उसकी वजह से लोग आपको एज ए नॉवलिस्ट ज़्यादा जानते हैं और एज ए प्रोफेसर बहुत कम जानते हैं। इस वजह से आप अपने आप को क्या मानते हो, एज ए नॉवलिस्ट मानते हो या फिर प्रोफेसर मानते हो, ये उनका क्वेश्चन था। इसका आंसर देते हैं, आई कंसिडर माई सेल्फ ए स्कॉलर, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ पीपल कंसिडर मी एज ए नॉवलिस्ट। अब ये बताते हैं कि मैं अपने आप को प्रोफेसर ही मानता हूँ, अगर लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पीपल नो मी लेस एज ए प्रोफेसर एंड मोर एज ए नॉवलिस्ट। क्योंकि लोग मुझे प्रोफेसर से कम जानते हैं और नॉवलिस्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरी जो नॉवल फेमस हुई थी उसमें मैं एज ए नॉवलिस्ट दिख रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे एज ए नॉवलिस्ट मानते हैं। Due to reason of my novel, because my novel is very famous, so that's why people know me as a novelist, not a professor। अब ये उसमें वही बता रहा है कि लोग, मेरी जो नॉवल फेमस हुई थी उस वजह से मुझे लोग जानते हैं एज ए नॉवलिस्ट, और एज ए प्रोफेसर बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी नॉवल जो फेमस हुई थी उस वजह से लोग मुझे एज ए नॉवलिस्ट ही समझते हैं। और एज एन academic scholar who attend academic conferences or during the week and write a novel on Sunday, सो दैट्स वाई आई कंसिडर माई सेल्फ ए स्कॉलर नॉट नॉवलिस्ट। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि मैं जो कॉन्फ्रेंसिस है, जो मीटिंग्स है, वो मैं स्कॉलर यानी कि कॉलेज की मीटिंग अटेंड करता हूँ, और कॉलेज के बारे में ही कॉलेज में ही मैं ज़्यादा समय तक रहता हूँ, और नॉवल तो मैं कभी कभी संडे वगैरह को लिख लेता हूँ। इस वजह से मैं अपने आप को प्रोफेसर ही मानता हूँ, ना कि नॉवलिस्ट मानता हूँ। ये उनका आंसर था। अब उनका तीसरा क्वेश्चन ये है, हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप अपने समय को मैनेज कैसे करते हो। अब उसमें एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि यू वर कमिंग अप फ्रॉम एलिवेटर एट द सेम टाइम। अब ये कहते हैं कि जब तुम लिफ्ट से नीचे से ऊपर आ रहे थे, आई थॉट ऑफ ए नोवल एंड रोट दिस वे यू कैन मैनेज योर टाइम। अब ये बता रहे हैं, जब तुम नीचे से ऊपर आ रहे थे तब मैं बैठा बैठा अपने नॉवल के बारे में सोच रहा था, और मैंने नॉवल के बारे में सोच लिया और उसको लिख भी लिया नॉवल को, जब तुम नीचे से ऊपर आ रहे थे। इस तरह हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और हम अपने टाइम को प्रॉपर रूप से यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और उनका फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये होता है, हाउ डिड यू योर नॉवल द नेम ऑफ रोज बिकम फेमस। आपकी जो द नेम ऑफ रोज जो नॉवल है वो फेमस कैसे हुई, उसका कारण क्या था, इनका ये क्वेश्चन था। उसके आंसर देते हैं, बिकॉज इन दिस नॉवल मैनी थिंग्स आर रिटन जस्ट लाइक मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री। क्योंकि मैंने इस नॉवल में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसके मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा है, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री, और इसमें मैंने सस्पेंस भी काफ़ी रखा है। जैसे कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटाफिजिक्स वो होता है जिसमें हम ह्यूमन की एग्जिस्टेंस बताते हैं, ह्यूमन कब आए थे, कैसे आए थे, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। थियोलॉजी में हम पढ़ते हैं भगवान होते हैं या नहीं, और रिलीजियस टाइप में है। और मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि बीच की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और सस्पेंस, और हम सस्पेंस भी काफ़ी दे रखा है मैंने अपनी नॉवल में। द नॉवल राइट परफेक्ट टाइमिंग, नॉट 10 ईयर बिफोर और नॉट आफ्टर। अब ये बताते हैं
मैंने जो अपनी नॉवल लिखी उसके फेमस होने के कुछ ये कारण हो सकते हैं कि मैंने उसको एक परफेक्ट टाइमिंग पे लिखा, ना ही 10 साल पहले लिखा ना ही 10 साल बाद लिखा, इसके परफेक्ट टाइम पे लिखा, इस टाइम पे ये फेमस हो गई। दूसरा ये बताते हैं, मैंने उसमें सस्पेंस भी रखा है, मेटाफिजिक्स के बारे में बता रखा है, थियोलॉजी के बारे में बता रखा है, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। इन सब कारणों की वजह से शायद वो फेमस हो गई। दिस इज रीजन ऑफ सक्सेस। अब ये बताते हैं शायद यही है कि मैंने इसमें सस्पेंस, इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री और मैंने परफेक्ट टाइमिंग पर, इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि मेरी यह नॉवल फेमस हुई है। पार्ट फर्स्ट में हमें उत्तर बताते हैं कि किन किन के बीच में इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू मुकुंद और एम्बर्टो इको के बीच में हो रहा था। फिर मुकुंद कौन था, एम्बर्टो इको कौन था, उनके बारे में बताया। फिर उसने 4 क्वेश्चन पूछे, मुकुंद ने एम्बर्टो इको से उनके आंसर दिए थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आप इतनी सारी चीज़ें एक समय पर मैनेज कैसे कर लेते। तो उसका आंसर उसने ऐसे दिया था कि मैं एक टाइम पे एक ही करता हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है वही काम करता हूँ, नहीं वरना मैं काम नहीं करता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप अपने आप को प्रोफेसर मानते हो या फिर नॉवलिस्ट मानते हो। तो उनका आंसर ये था कि मैं अपने आप को प्रोफेसर मानता हूँ, पर लोग अगर मुझे नॉवलिस्ट मान रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जो द नेम ऑफ रोज है नॉवल फेमस हुई थी, उस वजह से लोग मुझे नॉवलिस्ट के रूप में ज़्यादा जानते हैं और प्रोफेसर के रूप में कम जानते हैं। परंतु मैं अपने आप को नॉवल प्रोफेसर ही मानता हूँ। थर्ड क्वेश्चन उनका ये था कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हो। तब वो कहते हैं कि मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं अपने टाइम को प्रॉपर रूप से यूटिलाइज करता हूँ, ना ही मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ। जैसे आप नीचे से ऊपर आए तो इतने वक्त में ही मैंने अपना एक नॉवल सोच भी लिया और वो उसको लिख भी लिया। इस प्रकार मैं अपने टाइम को मैनेज कर लेता हूँ। और फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी जो नॉवल है द नेम ऑफ रोज, उसको फेमस होने का कारण क्या था। तब उसको फेमस होने का कारण ये बताया था कि उसमें मैंने काफ़ी सस्पेंस रखा है और उसको मैंने परफेक्ट टाइमिंग पे लिखा है। उसमें मैंने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री इन सब के बारे में लिखा है, इस वजह से शायद वो फेमस हो गई। थैंक यू। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।